आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, हिस्टोग्राफिक प्रोजेक्शंस। और ये थोड़ा लंबा टॉपिक हो सकता है, इसलिए मैं आपसे एक आग्रह करता हूँ कि धैर्य बनाए रखिएगा। ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे कि ये प्रोजेक्शन है क्या, किसने दिया और इससे हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। इस बारे में बात करने के लिए सबसे पूर्व मैं आपको थोड़ा सा रियल एनालिसिस की ओर ले चलता हूँ कि रियल एनालिसिस में जब इन्फिनिटी की बात आती है ना बेटा, हम निसंकोच होकर इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट देते थे कि प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। जैसे मैं बात करता हूँ, मान लिया मेरे पास एक सीक्वेंस है एस एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर और टेंडिंग टू इन्फिनिटी एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, राइट। और अगर मेरे पास एक सीक्वेंस है एस एन इक्वल्स टू माइनस एन टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक हो गया। इसी प्रकार अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस है माइनस वन की पावर एन इंटू एन, तो ये सीक्वेंस क्या होगा, अगर ये सीक्वेंस एक्स एन है तो इसके दो लिमिट पॉइंट आ जाएंगे, एक इन्फिनिटी और एक माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर से अगर मैं बात बोलूँ तो लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्स एन ये इन्फिनिटी हो गया और लिमिट इन्फीरियर ऑफ एक्स एन ये क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी हो गया। यानी कि हाईएस्ट लिमिट पॉइंट क्या है उसका, इन्फिनिटी, और लोवेस्ट लिमिट पॉइंट क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी। आई बात समझ में। अब ऐसे ही अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, अगर मैं बात करता हूँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल्स टू ए, यानी कि ऐसा कोई फंक्शन मिल जाएगा जैसे मैं आपसे बोल दूँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन ओवर एक्स इक्वल्स टू जीरो आ रहा है कि नहीं है। ऐसे अगर बात करो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी और अगर एक्स ले लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ गया, है कि नहीं। अगर ऐसे में लिमिट एक्स टेंडिंग टू फाइनाइट क्वांटिटी एफ एक्स, ये आपका इन्फिनिटी आ रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल वन अपॉन एक्स और लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो रख दिया आपने, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, इन्फिनिटी आ गई। तो कहने का आशय ये था कि रियल एनालिसिस में जब भी हम इन्फिनिटी के कॉन्सेप्ट को लेके बात करते हैं तो हमारे भीतर कोई भय नहीं रहता है, हम सीधे वो फंक्शन या वो सीक्वेंस इन्फिनिटी के आसपास कैसा बिहेव कर रही होगी इसको हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं। परंतु अब बात आती है क्या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी इन्फिनिटी का कोई कॉन्सेप्ट है, हाँ या ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इन्फिनिटी के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, इन्फिनिटी में वहाँ कैसे हम डिस्कस करते हैं, इस बारे को हमें जानना है। जैसे कॉम्प्लेक्स या आर्गेंट प्लेन कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो यहाँ इन्फिनिटी का रियल लाइन जैसा अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी बहुत हैं, ये कहाँ की ओर ले जाओगे, है कि नहीं। इन्फिनिटी यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब है कि ये रियल लाइन की तरह इन्फिनिटी में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इन्फिनिटी का कोई भी अर्थ निकलता नहीं दिखता है। इसका एक मुख्य रीजन ये है बेटा कि हम बोल सकते हैं वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर दिस इज दैट सी हैज नो नेचुरल ऑर्डरिंग एज रियल नंबर। आर की तरह कोई नेचुरल ऑर्डरिंग नहीं है इसकी, इसलिए यहाँ इन्फिनिटी का कोई मतलब नहीं है। जैसे हमने टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी के बारे में कॉम्प्लेक्स में ओपन सेट, क्लोज सेट या बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो उसमें से हमने इजवल मेट्रिक पढ़ी थी, क्या थी बेटा, Z1 Z2 Z1 माइनस Z2। आई बात समझ में। इट टर्न आउट दैट द कॉम्पैक्ट सेट वेयर द बाउंडेड एंड क्लोज, हम जानते हैं कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, क्लोज होता है और क्या होता है, बाउंडेड होता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपके लिए एक सेट लिया एक्स कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, जहां उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट प्योरली नेचुरल नंबर है। एम और एन कहाँ बिलोंग कर रहे हैं बेटा, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। तो साफ साफ दिखेगा कि इस सेट का जो ड्राइव सेट है वो क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। इसका मतलब एस इज क्या, क्लोज्ड, बट एस इज नॉट कॉम्पैक्ट, बट S is not compact, right? Not compact. Nevertheless, it will be very much useful to develop the notation of limit point for such unbounded set. Therefore, we shall extended the complex plane C by adding one extra point. अब हम complex में एक extra point add कर रहे हैं जिसका नाम हमने दे दिया क्या, इन्फिनिटी। यानी कि अगर
इसको हम सी से नोट कर रहे हैं। सी में एक और पॉइंट हमने जोड़ दिया क्या, इन्फिनिटी, और इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। आई बात समझ में। तो इन्फिनिटी में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इन्फिनिटी के कॉन्सेप्ट को जोड़ने के लिए हमने एक एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाया, जिसमें हमने एक पॉइंट को ऐड किया। वो पॉइंट क्या था आपका, इन्फिनिटी था। आई बात समझ में। अब हम एक नए मीट्रिक को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक नए मीट्रिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बिहेवियर को इन्फिनिटी के आसपास कैसा है ये बताने में हमारी सहायता करेगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम को एक स्फीयर के सरफेस में मैप करने की प्रक्रिया को हमें बताएगा। और यही जो कॉम्प्लेक्स नंबर को सरफेस, स्फीयर के सरफेस में मैप करने की प्रक्रिया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। आई बात समझ में। और इस स्फीयर को बोलते हैं रिमानियन स्फीयर, क्योंकि उन रिमानियन सर ने ये दिया था। आई बात समझ में। अब हम बात कर रहे हैं कि जो स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन है, इसको बताने के लिए क्या कोई मुख्य विधि, तो इसको बताने के लिए दो मुख्य प्रचलित जो विधियां हैं, उनमें पहला है कि आप एक एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन को एक ऐसे सरफेस पर मैप कर रहे हैं जिसका रेडियस क्या है, जिसका रेडियस क्या है बेटा, जिसका रेडियस है 1/2 विथ सेंटर 0,0,1/2। एक तो ये हो गया। दूसरा एक प्रचलित है कि आप एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन को एक ऐसे सरफेस पे मैप कर रहे हैं जिसका रेडियस 1 है और सेंटर क्या है 0,0,1। आई बात समझ में। अब हम यहाँ पर पहले वाले पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आई बात समझ में। जब मतलब मेरा जो यहाँ पर डिस्कशन है, मैं जो आपको बताने वाला हूँ प्रोजेक्शन के बारे में, वो पहले वाले प्रोजेक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। आई बात समझ में। बहुत ध्यान से देखिएगा, राइट। चलिए अब हम जानते हैं कि ये प्रोजेक्शन कैसे हम किस पे, स्फीयर पे बना रहे हैं। ठीक हो गया बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, माना ये आपका क्या है, एक स्फीयर है। ठीक हो गया। ये इक्वेटर हो गया। ये क्या हो गया बेटा, इक्वेटर, जिसका सेंटर 0, 0 और हाफ है। ठीक। उसके बाद एक ओरिजिन हो गया और ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया। ठीक। ये y एक्सेस मान लिया, इसको x एक्सेस मान लो, और इसको आप इसके परपेंडिकुलर जा रहा है, इसको z एक्सेस मान लो। बात समझ में आ रही है, z एक्सेस मान लिया। ठीक। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल जिसके कोऑर्डिनेट 0,0,1 है, सॉरी। ठीक हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में यदि कोई भी पॉइंट Q है, उसको हम x, y, z यहाँ होगा नहीं, इसलिए x, y, 0 दे दिया। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस नॉर्थ पोल से मिलाना है एक लाइन सेगमेंट के द्वारा, और वो लाइन सेगमेंट इस सरफेस को जहाँ पर कट कर रही होगी वही उसका क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन कहलाता है। यानी कि अगर ये लाइन यहाँ पर कट कर रही है P स्टार, इसको हम क्या बोल देंगे, इसका प्रोजेक्शन बोल देंगे। यानी कि इस मैपिंग के अकॉर्डिंग इस कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेज ये होगी। ठीक है। अब हमारी जो दिलचस्पी है, हमें ये बताना है कि ये x डैश, y डैश, z डैश, x, y के टर्म्स में इसकी वैल्यू क्या होगी। इतनी बात समझ में आ रही है ना बेटा। ठीक है। चलिए हम आगे बात कर रहे हैं हम कि ये जो प्रोजेक्शन है, इसमें जो x डैश, y डैश और z डैश की वैल्यू है x, y और x, y के टर्म्स में क्या आने वाली है, राइट। चलिए, लेट C be the complex plane, C be the complex plane and S is the sphere. S is the sphere of radius 1/2 with center 0,0,1/2। दैट इज, इसका मतलब क्या है बेटा कि ऐसे पॉइंट का कलेक्शन R³ से
जो इस लाइन को सेटिस्फाइड करता हो, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता हो। आई बात समझ सबको? ठीक हो गया। चलिए इसको इक्वेशन में फर्स्ट मान लेता हूँ। नाउ द प्लेन जेड डैश इक्वल्स टू 0 coincide with the complex plane, with the complex plane C. Let x dash y dash are axes of x and y, यानी कि ये y dash और ये x dash को नोट कर रहा है। ठीक हो गया। अब एक पॉइंट हमने q मान लिया यहाँ पे। लेट q x y कॉमा 0 be any point in complex number system C, राइट। और इस जो नॉर्थ पोल है इसको मैंने पॉइंट को n मान लिया। अब हमें क्या करना है, हमने पहले बताया कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं नॉर्थ पोल से लेके इस पॉइंट को लेके, और ये इस सरफेस को जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है वो क्या है आपका P स्टार, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x डैश y डैश और z डैश है, राइट। देन x डैश y डैश z डैश इज कॉल्ड द हिस्टोग्राफिक प्रोजेक्शन और इमेज ऑफ एक्स वाई 0, यानी कि यही इसका हिस्टोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाएगा, या अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन ये इसकी क्या कहलाएगी बेटा, इमेज कहलाएगी। या हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि एफ एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश। अब हमारी जो दिलचस्पी है कि एक्स डैश का मान कि एक्स वाई के टर्म्स में क्या होगा, वाई डैश का मान एक्स वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा, और जेड डैश का मान भी एक्स वाई के रिस्पेक्ट में एक्स वाई के फंक्शन के रूप में क्या होगा। आई बात समझ में? ये एफ डैश मान लिया, इसको जी मान लिया, इसको एच मान लिया। तो हमारा काम क्या है यहाँ पे, एक्स डैश वाई डैश और जी डैश को एक्स वाई के टर्म्स में निकाल के दिखाना। इतना सबको समझ में आ गया होगा? ठीक हो गया। इसका मतलब एक चीज़ हमें ये मिली कि इतना ज़बरदस्त काम था कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन को, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम को हिमानियन सर ने एक सरफेस के भीतर सीमित कर दिया, यानी कि हाफ रेडियस के एक स्फीयर के भीतर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर की हम के बिहेवियर के बारे में हम जान सकते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई है? आई बात समझ में? चलिए ठीक है। अब हमने क्या किया, हमारे पास एक से और बना लो डायग्राम। ये था बेटा आपका नॉर्थ पोल, इक्वेटर हो गया 0 0 1/2, ये प्लेन हो गया जो भी था, ठीक है। चलिए ठीक हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर एक पॉइंट मेरा Q था, जिसके कोऑर्डिनेट क्या थे, x y and 0, ठीक। द लाइन इन R³ पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 1 एंड x y 0 इज, लाइन की क्वेश्चन क्या हो जाएगी, t ऑफ 0 0 1 प्लस 1 माइनस टी ऑफ x y 0, जहाँ t क्या है बेटा, रियल नंबर है। आई बात समझ में? तो जब इनको आप सॉल्व करोगे तो क्या कोऑर्डिनेट आएंगे, 1 माइनस टी एक्स, 1 माइनस टी वाई एंड t, जहाँ t क्या है, एक रियल नंबर है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो कोऑर्डिनेट है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसको, सरफेस को। तो जो सरफेस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमने इससे पहले जो लाइन इक्वेशन पढ़ी थी, क्या थी बेटा वो, इससे पहले जो हमने इक्वेशन थी ये, ठीक है, ये, इसका मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। अगर जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, 1 माइनस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टी माइनस 1/2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। ये बन गई क्वेश्चन। आई बात समझ में? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टी 1 माइनस टी आ गया, है कि नहीं। अब जब फिर वहाँ से इसको इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इसको तो मान लेता हूँ मॉड जेड स्क्वायर, तो यहाँ से 1 माइनस टी स्क्वायर
मॉड जेड स्क्वायर इक्वल्स टू टी इंटू 1 माइनस टी आ जाए, ये कैंसिल आउट हो गया बेटा। तो यहाँ से टी इक्वल्स टू आ जाएगा मॉड जेड स्क्वायर ओवर 1 प्लस मॉड जेड स्क्वायर, और 1 माइनस टी का मान कितना आ जाएगा, 1 माइनस टी इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस मॉड जेड स्क्वायर। मेरी बात समझ में आई? ठीक हो गया। सिंस द पॉइंट 0 0 1 एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, जो यहाँ पर ऐसे कर रहे थे कोऑर्डिनेट पी को, एंड एक्स वाई 0 आर कोलिनियर, सो क्या हो जाएगी कोलिनियर की कंडीशन से, एक्स डैश अपॉन एक्स, वाई डैश अपॉन वाई, जेड डैश माइनस 1 अपॉन माइनस 1। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ से अगर आप x निकालोगे तो यहाँ से x कितना आने वाला है, x इक्वल्स टू एक्स डैश ओवर 1 माइनस जेड डैश, y कितना आ जाएगा बेटा, y डैश अपॉन 1 माइनस जेड डैश, और आप जानते हैं z बराबर था x प्लस आयोटा y, तो इसका मान कितना आ जाएगा, x डैश प्लस आयोटा y डैश अपॉन 1 माइनस जेड डैश। ठीक, इतना आ गया। अब इतना आने के बाद इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको ज्ञात होगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी हमारी, इसकी हेल्प से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट की हेल्प से एक्स डैश का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि इसको हम लिखते हैं जेड प्लस जेड बार अपॉन 2 नीचे ले लो, 2 1 प्लस मॉड जेड स्क्वायर। आई बात समझ में? ऐसे वाई डैश का मान कितना आ जाएगा बेटा, वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई को क्या लिख दोगे, माइनस आयोटा जेड माइनस जेड बार ओवर 2 1 प्लस मॉड जेड स्क्वायर। ठीक, और जेड डैश क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका मान हो जाएगा मॉड जेड ओवर 1 प्लस मॉड जेड स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक का नहीं? तो इसका मतलब फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसकी जो मैपिंग आएगी, एक्स डैश क्या बना बेटा, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, वाई डैश क्या बना, वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जेड क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो। अब ध्यान देना, फॉर एग्जांपल अगर आपसे मैं बात करूँ एफ आयोटा की इमेज क्या होगी, तो यहाँ पर एक्स 0 है, तो ये तो 0 हो गया भैया, 0 अपॉन 1 प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 0 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर। तो कितना आएगा बेटा, 0 1/2 और 1/2। यानी कि अगर आयोटा का प्रोजेक्शन देखा जाए स्फेयर में तो पॉइंट कौन सा होगा, 0 1/2 और 1/2। राइट, अब जरा ध्यान से देखना, इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ बेटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। इस इक्वेशन नंबर सेकंड से आप जब देखोगे 1 माइनस जेड डैश निकालोगे ना, 1 माइनस जेड डैश, तो क्या आने वाला है, 1 अपॉन 1 प्लस मॉड जेड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मॉड जेड स्क्वायर का मान आ जाएगा जेड डैश अपॉन 1 माइनस जेड डैश। ठीक, ऐसे आप एक्स डैश अपॉन 1 माइनस जेड डैश निकालोगे तो इसका मान एक्स आ जाएगा, वाई डैश अपॉन 1 माइनस जेड डैश निकालोगे तो कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा। सब कुछ आपको दे रखा है यहाँ पे, एक्स डैश दे रखा है, वाई डैश दे रखा है, जेड डैश दे रखा है, आपको कुछ भी नहीं करना है। एक्स डैश अपॉन 1 माइनस जेड डैश करोगे एक्स आ जाएगा, वाई डैश अपॉन 1 माइनस जेड डैश करोगे तो वाई आ जाना है। इतनी बात सुन रही। और आप जानते हैं जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स डैश प्लस आयोटा वाई डैश ओवर 1 माइनस जेड डैश। इतनी बात सबको समझ में आ गई है? ठीक हो गया। तो इसका मतलब अगर आपसे स्फीयर का कोई पॉइंट दे दे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और उसका प्रोजेक्शन कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या होगा, तो आपको क्या करना है, देखो एक्स डैश क्या था आपका, एक्स प्लस आयोटा वाई होगा ना, तो एक्स कितना था, एक्स डैश ओवर 1 माइनस जेड डैश प्लस आयोटा वाई डैश का, वाई का मान कितना आ जाएगा, वाई डैश अपॉन 1 माइनस जेड डैश। इतनी बात सबको समझ में आई? इसका मतलब अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है और उसका प्रोजेक्शन आपको स्फीयर में बताना है तो वो भी आप बता सकते हो इस फॉर्मूले से। और यदि आपको स्फीयर का कोई पॉइंट दिया है और आपको कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में बताना है कि कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पर वो मैप हो रहा होगा, तो वो पॉइंट ये हो गया अगर ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। इतनी बात सबको समझ में आएगी, हाँ या ना? सो द मैप
z x dash y dash z dash is called projection, histographic projection C on S001। इतनी बात सबको समझ में आई। और इसको हम ऐसे मान लेते हैं, पाई मैपिंग मान ली, पाई C से लेके कहाँ, स्फेयर में, जहाँ इसकी इमेज क्या जा रही बेटा, इमेज जा रही है यहाँ। ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखें हम तो एक्स की था क्या थी, जेड प्लस जेड बार अपॉन 2 ये, वाई डैश की ये थी, जेड डैश की ये थी। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, राइट। यहाँ पर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, जेड प्लस जेड बार ओवर 2 1 प्लस जेड बार मॉड जेड स्क्वायर। दूसरा क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 टाइम 1 प्लस मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। और तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड ओवर 1 प्लस मॉड जेड स्क्वायर। इतनी बात समझ आई। ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर C से लेके इस स्फेयर में। अब दूसरा, ये तो 1 1 ऑन 2 मैपिंग है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसका इन्वर्स इमेज क्या आएगी बेटा, तो पाई इन्वर्स हम अगर बोलें तो पाई इन्वर्स का मतलब एक्स डैश ओवर 1 माइनस जेड डैश और प्लस आयोटा वाई डैश ओवर 1 माइनस जेड डैश। है कि नहीं है, ये देख लीजिए। क्या है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश की इमेज क्या है, एक्स डैश वो 1 माइनस जेड डैश प्लस आयोटा वाई डैश अपन 1 माइनस जेड डैश। नाउ ध्यान से देखिएगा, नाउ 3 सीक्वेंस ले लिए, एक्स डैश इन डैश, वाई इन डैश एंड जेड इन डैश इज ए सीक्वेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एस। और कहाँ टेंड कर रहे हैं, 0 0 1 पे, यानी कि एक्स एंड डैश सीक्वेंस 0 पे टेंड कर रही है, वाई एंड डैश सीक्वेंस जो 0 पे टेंड कर रही है, जेड एंड डैश सीक्वेंस जो 1 पे टेंड कर रही है। जेड एन बी ए कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस, जेड एन ऐसे लिख सकते हैं, जेड एन बी ए कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस, राइट। जेड एन डैश का मॉडुलस कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, ठीक है। सो एक्स एन डैश, वाई एन डैश, जेड एन डैश कन्वर्स टू ए नॉर्थ पोल 0 0 1, ठीक है। वैसे भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ देख लो बेटा, क्या है, एक्स डैश जेड प्लस जेड बार 2 1 प्लस मॉड जेड स्क्वायर है। जब मॉडुलस ऑफ जेड इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा, ये क्वांटिटी कहाँ टेंड कर रही है, 0 की तरफ। ये क्वांटिटी कहाँ की टेंड करेगी, 0 की तरफ। ये कहाँ की ओर टेंड करेगा, 1 की तरफ। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जिसका मॉडुलस इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है, तो वो इस प्रोजेक्शन के तहत कहाँ टेंड करने वाला है, नॉर्थ पोल 0 0 पे 1 पे कन्वर्ज करने वाला है। आई बात समझ में। तो आप लोगों को 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो इसमें याद रखनी है। पहला कि अगर एक्स डैश वाई डैश जेड डैश कोऑर्डिनेट है, किसका, एक स्फीयर का पॉइंट है, तो वो कहाँ कन्वर्ज करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था एक्स डैश 1 माइनस जेड डैश प्लस आयोटा वाई डैश अपॉन 1 माइनस जेड डैश। इतनी बात समझ आई। और दूसरी बात मैंने बताई थी कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई है, उसका प्रोजेक्शन देखना है आपको इसमें क्या होगा। तो उसके प्रोजेक्शन के मैंने आपको बताया था x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये 2 चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और किसी किसी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि हिस्टोग्राफिक प्रोजेक्शन के तहत किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेज स्फीयर में क्या होगी। यह पूछा जा सकता है कि स्फीयर में अगर कोई कोऑर्डिनेट है तो वो हिस्टोग्राफिक प्रोजेक्शन में किसकी प्री इमेज है। तो उसके लिए आप इन दोनों फॉर्मूलों को आपको कंठस्थ होना अति आवश्यक है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में, ये काफ़ी क्या बेटा इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज़ ये आती है, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे बोला मान लिया ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, आई बात समझ में, और ये एक आपका क्या है स्फीयर है जिसका सेंटर 0 0 1/2 है और रेडियस 1/2 है और ये नॉर्थ पोल 0 0 1 हो गया। आई बात समझ में, जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। इतनी बात समझ में आई, ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या है कि यदि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक सर्कल है,
इस सर्कल के भीतर के सारे पॉइंट की इमेज मैं इस प्रोजेक्शन के तहत इस स्फीयर में ले रहा हूँ, तो यहाँ जो इसकी इमेज का सेट बनना है वो क्या बनेगा? पॉइंट बनेगा, स्क्वायर बनेगा, सर्कल बनेगा, या लाइन बनेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर यहाँ कोई लाइन है तो इस लाइन की इमेज यहाँ क्या बनने वाली है? ये भी महत्वपूर्ण है कि नहीं है? अब ये इसी में स्ट्रोग्राफी प्रोजेक्शन में एक ही चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगती है कि इस चीज़ के से रिलेटेड क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर कोई सर्कल है, वो सर्कल इस प्रोजेक्शन के तहत स्फीयर में जब मैप होकर जो सेट बनता है वो किस तरह का होगा। ठीक है, इस बारे में आप थोड़ा सा चिंतन अवश्य करिएगा।